स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए, उसके सिमिलर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे और साथ ही में हमें नाउन के बारे में रिवीजन भी करेंगे। तो ये एक तरीके से रिवीजन क्लास भी है आपकी, यानी आपको रिवीजन भी होगा और प्लस प्रैक्टिस क्लास भी है। तो दोनों हम करेंगे। प्रैक्टिस हम ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रिवीजन हम किस तरह कॉन्सेप्ट्स जो हमने नाउन में पढ़े हैं, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है, नाउन का सेंटेंस में यूज क्या होता है, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम नाउन को कंप्लीट एक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा नाउन को हम सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं। तो नाउन को हम सेंटेंस में आइदर सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? अब देखिए, सब्जेक्ट जो होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर कर्ता होगा। कर्ता, अब कर्ता कौन होता है? संज्ञा ही को हम कर्ता कहते हैं। संज्ञा मतलब नाउन। अब सब्जेक्ट कर्ता का मतलब क्या होता है? ये किसी ना किसी एक्शन को कर रहा होगा। एक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या करेगा? सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी। अब यहाँ तक सब्जेक्ट का काम हुआ। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक और बात यहाँ पर आपको समझनी है, वो ये कि अब वर्ब के बाद अगर इस एक्शन को किसी ने रिसीव किया, जरूरी नहीं होता है कि हर एक वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो या हर एक एक्शन को कोई रिसीव करे। अगर जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और वो भी हमारा नाउन होता है। तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किसका हुआ? वो ऑब्जेक्ट इस वाली वर्ब का हुआ। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आती है। अब हम जो हमारा सब्जेक्ट का जो नाउन का जो रूट यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सब के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा नाउन, वर्ब। नाउन और वर्ब आपको समझ में आ गया। बाकी तो इनके प्रारूप, ये उनकी हेल्प के लिए आते हैं। अगर इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से मैं ये बोलूं ऑब्जेक्ट किसका होता है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है। अगर वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा। किसका होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ होगा जो हमारा नाउन होता है। अभी हम नाउन की बात करेंगे तो नाउन होता है, और वर्ब भी हमारा ऑब्जेक्ट के साथ होगा। राइट, ये हम चीजें याद रखेंगे। अब प्रीपोजिशन के साथ मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट होता है। अब दो चीजें और, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये चीज डिस्कस करते हैं और साथ ही में हम नाउन में भी ये चीज डिस्कस करते हैं। अगर मेरा नाउन, यानी मेरा सब्जेक्ट के तौर पे जो नाउन यूज हो रहा है वो हमारा सिंगुलर है, तो उसके लिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ये हमारा वर्ब हो गया, ये भी हमारी सिंगुलर होगी। और जो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो उसके लिए हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। इस बात से आप एग्री करते हैं? तो अब इस बात से जब आप एग्री करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो है वो यूज होगा। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और चीज पे। अब हम ध्यान देते हैं कि नाउन 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल और जिनको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका हम सिंगुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, और आर्टिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, ए और एन, और इसके बाद नंबर का भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में सिंगुलर, और ना ही सिंगुलर होगी ना ही प्लूरल फॉर्म होगी, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा इसमें। और इसको हम मेजरिंग यूनिट्स में लिखते हैं। किसमें? मेजरिंग यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल मनी, राइट, हाउ मच मनी यू हैव। तो इसके लिए इस तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इस बात पे हमें ध्यान देना है कि कौन सा हमारा काउंटेबल है, कौन सा। कोई मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल नाउन के साथ हम कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखेंगे, वो मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, अनकाउंटेबिलिटी को बताता है। अब हम क्वेश्चन और शुरू करते हैं। इसके साथ अगर कोई भी और हमें टॉपिक या हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा उस क्वेश्चन पे, तो हम वो भी साथ ही साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 आता है, सिंस the tenant failed to pay his rent on the time, the landlord denied him access to the premise. अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ नाउन फाइंड करिए।
जब हमारे एरर स्पॉटिंग द एरर्स हमें क्लस्टर का मतलब ग्रुप में मिलेगा, हमें नहीं पता उसमें से नाउन में एरर है, प्रोनाउन में एरर है, वर्ब में, एडजेक्टिव में, किस में एरर है, हमें इस बारे में नहीं पता है। लेकिन हमें क्या क्या हमें पता है, हमें ये पता है कि अभी हम नाउन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर नाउन की पहचान करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया नाउन सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो नाउन सब्जेक्ट ही होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसके साथ साथ अब हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि ये नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब होगा तो किसी सेंटेंस के अंदर सेम वर्ड अगर एक वर्ड की बात करूं, या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। या तो अगर मान लीजिए वो किसी का सब्जेक्ट बन गया, ओके, और उसके बाद उसके लिए वर्ब आ गई और वही सेम वर्ड आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर एक वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया तो वो कभी भी सेम सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा ही याद रखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं, ये सीखने की बात है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। सिंस द टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, अब इसमें से नाउन पता करना है। सिंस द टेनेंट, अब ये किसके लिए द आर्टिकल आया है, द आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो टेनेंट यहां पर हमारा हो गया नाउन। नाउन फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, तो हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज का क्या मतलब होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्यों यहाँ पर मैंने बोला पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि रेंट आया है और रेंट क्या मेरा नाउन, नाउन, तो यहाँ पर एक नाउन हो गया हमारा रेंट। ऑन टाइम, अब ऑन क्या मेरा प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के लिए नाउन आया टाइम, तो टाइम मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम टू एक्सेस, द लैंडलॉर्ड, तो सिंस यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। कंजंक्शन दो क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होती हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। क्लॉज हो गया खुद, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक वर्ब होता है। ऐसी ही एक और क्लॉज हो गई जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक वर्ब होता है। ऐसी दो क्लॉजों को आपस में कनेक्ट करता है जो वर्ड, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे उसे, राइट। तो सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है। अब सिंस यहाँ पर किस बात को आपका बोध करा रहा है, किस बात की भावना को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि टीनेट अपना रेंट नहीं भर पाया समय पर, तो लैंडलॉर्ड यानी जो उसका मकान मालिक है या जो भी है, उसने उसको अपनी जगह में आने से या जगह में प्रवेश करने से निषेध कर दिया। निषेध का मतलब है मना कर दिया, डिनाइड कर दिया। इस पूरे सेंटेंस का भाव ये है, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए नाउन क्या हो गया, रेंट हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, डिनाइड हिम एक्सेस। अब टू क्या प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन के लिए नाउन आया प्रीमिस। अब अगर आप यहाँ से वन बाय वन अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, अब हमें पता चलेगा एरर कहाँ पर है। सिंस द टेनेंट फेल्ड, ये बिल्कुल सही है। टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, ये भी सही है। द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम, ये भी सही है। अब डी या ई, या तो एरर डी में होगी या एरर डी में नहीं होगी। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एरर कहाँ पर है। एक्सेस टू द प्रीमिस, प्रीमिस नहीं होता है, तो एरर हमारा किस में है, डी में हमारा एरर है। प्रीमिसेस होता है, प्रीमिसेस का मतलब परिसर जिसे हम बोल देते हैं, एरिया जिसे हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एरर है ये प्रीमिस है, तो इसकी स्पेलिंग होती है PREMISES, प्रीमिसेस। वो उस क्षेत्र में आने से, एरिया में आने से मना कर दिया, तो ये हमारा एरर है। तो आप ठीक करेंगे तो डी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर प्रीमिसेस हो जाएगा, प्रीमिसेस, MISES, प्रीमिसेस। We have been under a lot of pressure to open 50 new stores by ending of the year. अब देखिए सबसे क्या इसमें, अब इस क्वेश्चन को समझना है ठीक से। अब इसमें नाउन क्या है, वी हैव बीन, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन होता है। वी जो होता है हमारा प्रोनाउन होता है, तो वी का मतलब है यहाँ स्पीकर के साथ और भी लोग होंगे, तो उनके पूरे ग्रुप को हमने बोल दिया वी। We have been under a lot of pressure, a lot of pressure, pressure क्या हमारा नाउन, क्यों, इसके लिए प्रीपोजिशन आया है हमारा ऑफ, और a lot किसको लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, राइट। टू ओपन, किस बात का प्रेशर है, ओपन 50 न्यू स्टोर्स, तो स्टोर्स हमारा क्या है, नाउन।
नाउन कैसे है स्टोर्स, इस बात पे ध्यान देंगे। टू प्रीपोजिशन हो गया, हर प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, याद रखें। प्रीपोजिशन कब आता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है जो कि नाउन होता है, राइट। यहां से बात सके तो स्टोर हमारा हो गया नाउन। बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर, तो यहां पर देखिए बाय क्या है, प्रीपोजिशन। अब इसके लिए एक नाउन आएगा तो एंडिंग, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को। और ऑफ द ईयर ये भी क्या है, नाउन है। तो अब आपने नाउन पता कर लिए, तो अब जाहिर सी बात है हम नाउन की प्रैक्टिस करें तो एरर नाउन में ही होगा, लेकिन इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर है, कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो अभी आपको क्लियर हो गया है, लेकिन जब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तब हम पहचान ऐसे पूरे सेंटेंस को खोलेंगे और तब देखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं सब्जेक्ट वर्ब का। अगर सब्जेक्ट वर्ब सही है तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस सही चल रहा है। तो वी हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो वी हैव बीन अंडर, ये बिल्कुल ठीक है। अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये भी ठीक है, प्रेशर में। क्यों, टू ओपन अ 50 न्यू स्टोर्स, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टू के साथ ओपन आ गया, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या हम बोलते हैं इसे, इन्फिनिटिव। तो ये बिल्कुल ठीक है, टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आ गया। अब एक हमारा जो डी पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं। बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर, एंडिंग का मतलब होता है जब साल समाप्त हो रही होगी, है ना, जब साल के समाप्त होने के हो। अब एंडिंग का मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, साल खत्म होने को जा रही है और जा रही होगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर अभी जो हमारी करंट ईयर चल रही है, अब इसने ये बात आज के करंट ईयर के हिसाब से कहा है कि हमें बहुत प्रेशर है, हमें साल के अंत में 50 नए स्टोर खोलने हैं, या साल जब समाप्त हो रही है तब हमें 50 खोलने हैं। तो समय जब भी आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो इन दी एंड या बाय दी एंड, तो यहाँ पर एंडिंग नहीं होगा, बाय दी एंड होगा। वो इस बात का बोध करा रहा है कि साल के अंत में हमें ये खोल देना है, राइट। यहाँ पर होगा एंड, राइट। तो इसमें आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एंड होगा, राइट। तो एरर हमारी किस में होगी, डी पार्ट में एंड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट with the help of only 2 personnel as business has increased substantially। तो अब देखिए ये बात हो रही है किसी मैनेजर को लेके, किसी ब्रांच के मैनेजर को लेके। सबसे पहले हमें पता करना है नाउन क्या है, द मैनेजर। मैनेजर हमारा क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है, तो ये मैनेजर है। अब ये मैनेजर के साथ दा क्यों आया, अगर आप इस बात पे ध्यान दें मैनेजर के साथ दा क्यों आया, इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो मैनेजर है उसके एक्शन को लेके बात करी गई है, दैट सिटी ब्रांच, यानी किसी सिटी के ब्रांच की मैनेजर की बात करी, इसलिए डेफिनेट है, तो मैनेजर यहाँ पर होगा। ऑफ दैट सिटी ब्रांच, तो ब्रांच हो गया हमारा नाउन, क्योंकि ऑफ के लिए प्रीपोजिशन आ गया, दैट सिटी ब्रांच। मैनेजर कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल, तो 2 पर्सनल, यहाँ पर 2 क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, राइट। एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, जैसे बिजनेस बढ़ रहा है। तो अब हमें देखना है किस में एरर है। द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच, ये बिल्कुल सही है, कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ, और किसी 2 लोगों के साथ ही वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, यानी उसे और ज्यादा चाहिए, ये भी ठीक है। ओनली 2 पर्सनल, 2 पर्सनल नहीं होगा। देखिए पर्सनल हम किस लिए यूज करते हैं, पर्सनल तब हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इसके लिए बताते हैं कि ये बैंकिंग के पर्सनल है, ये किसी प्राइवेट सेक्टर के पर्सनल है, किसी आर्मी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन की जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम पर्सनल के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि 2 लोगों के साथ वो हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, तो पर्सनल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओनली 2 पर्सन। तो सही इसमें क्या होगा, पर्सन्स होगा, तो इसको हम करेक्ट करेंगे, यहां पर क्या होगा, पर्सनल नहीं होगा, पर्सन्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड केरोसिन। अगर आपने इसको पैसेज को पढ़ा है और इसको समझा है तो जाहिर सी बात है ये बायोगैस के प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, बायोगैस के प्लांट्स को बढ़ाना चाहिए जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो। अब लेकिन हमें इसमें क्या करना है, इंग्लिश पता करनी है, तो अब हमें इसमें नाउन ढूंढना है। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स,
तो किसके बारे में बात हो रही है? बायोगैस के प्लांट्स के बारे में, नाउन हो गया। विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो हमारा नाउन हो गया इमिशन। अब इमिशन किसका है? ग्रीन हाउस गैस का। बाय रिड्यूसिंग द, अब ये बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग आया, ये नाउन है। ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स, फ्यूल्स नाउन है। कौन से फ्यूल? सच एज फायरवुड और कैरोसिन, ये हमारे नाउन है। अब एरर ढूंढेंगे, कहां पर है? बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस के प्लांट्स को हम बना रहे हैं इस प्रोसेस में, यानी ये बिल्ड किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा? हम बायोगैस प्लांट्स को बिल्ड करते हैं तो उससे क्या होगा? विल हेल्प टू रिड्यूस, ये बिल्कुल सही है। क्या? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स। तो कंज्यूमिंग नहीं होता है, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। रिड्यूसिंग द कंजप्शन, जो खपत होती है ना, खपत, कितना आप खर्च कर रहे हो। बायो जैसे कन्वेंशनल फ्यूल्स क्या हो गए? फायरवुड हो गया, कैरोसिन हो गया, कोल्स हो गया, इन सब की तरीके से। अब ये कन्वेंशनल फ्यूल के बारे में क्यों बात हो रही है? फ्यूल्स के बारे में कि बायोगैस प्लांट्स क्या होंगे? रूरल एरियाज के साथ डेवलप कर देंगे, तो वहां पर जो इनकी खपत है उनको कम कर दिया जाएगा और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी कम होगा। तो कंज्यूमिंग नहीं होगा, सही वर्ड होगा कंजम्पशन। कंजप्शन यानी खपत, खपत के बारे में बात हो रही है। कंजप्शन हमारा नाउन होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, कि आपको बताते हैं बाय प्रीपोजिशन है, इसके लिए हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, तो ये हमारा ठीक है, कंजम्पशन होगा। तो एरर किस में है? सी पार्ट में एरर है, ये वाला वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर कंज्यूमिंग हटा के कंजम्पशन करेंगे हम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। The poll contestants approached the commission complaining that the hoardings violated the code of conduct and influenced public perception. अब देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में एरर ढूंढना है। द पोल ऑफ कंटेस्टेंट, तो सबसे पहले नाउन ढूंढे, नाउन। द पोल ऑफ कंटेस्टेंट अप्रोच्ड, जो पोल, द पोल ऑफ कंटेस्टेंट, ये हो गया हमारा नाउन। अब द पोल ऑफ कंटेस्टेंट का मतलब समझिए कि जो कंटेस्टेंट हैं, जो खड़े हैं, उन्होंने अप्रोच्ड किया किसको? द कमीशन। कमीशन हमारा हो गया नाउन। कमीशन कंप्लेनिंग दैट द होर्डिंग्स, होर्डिंग्स हो गया हमारा नाउन। वायलेटेड, क्या कर रहे हैं? दैट वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, इसमें हो गया हमारा नाउन। कंडक्ट हमारा ये देख रहे हैं, द कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आचार संहिता जिसे बोलते हैं हम, कोड ऑफ कंडक्ट लगना, ठीक है, उसको वायलेट कर रहा है। एंड इन्फ्लुएंस, तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स को आपने देखा होगा इलेक्शंस में जब होते हैं तो होर्डिंग्स को हटा दिया जाता है। हटा इसलिए जाता है क्योंकि एक टाइम तक आप प्रचार कर सकते हो, उसके बाद कोई प्रचार नहीं करना होता है, क्योंकि जनता अपना मत तैयार करती है कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। तो इसीलिए जो कंटेस्टेंट्स है वो कमीशन के पास गए, उन्होंने अप्रोच किया कमीशन को इस बात पे कंप्लेन करने के लिए कि जो होर्डिंग्स हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही हैं, जो अभी भी प्रचार जो है टंग रहे हैं, बड़े बड़े इश्तेहार जो होते हैं वो टंग रहे हैं, तो उनको वायलेट कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट को। और वो क्या कर रहा है? एंड इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक, तो देखिए यहाँ पर पब्लिक क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ पर परसेप्शन को नाउन माना गया है। तो परसेप्शन किसका है? पब्लिक। तो पब्लिक परसेप्शन नहीं होता, पब्लिक्स परसेप्शन होता है, पब्लिक्स परसेप्शन। ये होगा लोगों का विचार को, लोगों का जो परसेप्शन है उसको चेंज कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो नाउ एरर किस पार्ट में होगा? एरर होगा हमारा इस वाले पार्ट में, डी पार्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा पब्लिक परसेप्शंस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर परसेप्शन नहीं होगा, पब्लिक परसेप्शंस, पब्लिक्स परसेप्शन। तो नॉट पब्लिक परसेप्शन, इस होगा पब्लिक्स परसेप्शन। तो ये एरर हो जाएगा हमारा डी पार्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पब्लिक्स परसेप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if a person has been given diplomatic immunity then he cannot be arrested on a foreign circumstances। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अगर बारे में आप जानते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है, यानी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इसी बारे में बात हो रहा है। अगर किसी पर्सन को हमने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी, इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, तो उसको क्या नहीं कर सकते? देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन फॉरेन सर्कमस्टांसेस।
अब हम इसको चेक करते हैं। इफ अ पर्सन, पर्सन हमारा हो गया नाउन, हैज बीन सही है क्योंकि यहाँ पर हैज क्यों आया, पर्सन के लिए सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। हैज बीन गिवन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देन ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, बिल्कुल सही है। ऑन अ फॉरेन सर्कमस्टांसेस, नो एरर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अलारिपू इज एन इन्वोकेटरी आइटम वेयर द डांसर ऑफर सल्यूट टू द लॉर्ड। तो ये जो बात हो रहा है ये किसी एक टर्म की बात हो रहा है, अलारिपू उसके टर्म के बारे में बात हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इज एन इन्वोकेटरी आइटम, तो ये क्या बात कर रही है, एक इन्वोकेटरी आइटम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर द डांसर, डांसर क्या करता है, ऑफर सल्यूट, ऑफर क्या कर रहा है, सल्यूट टू द लॉर्ड, लॉर्ड को सल्यूट ऑफर कर रहा है। तो ये हमारा नाउन हो गया, आइटम हमारा नाउन हो गया, वेयर द डांसर हमारा नाउन हो गया, डांसर ऑफर्स व्हाट, ये जो हमारा वर्ड होगा सल्यूट, यहाँ पर अभी ये नाउन का काम करेगा, किसको, टू द लॉर्ड, ये हमारा नाउन हो गया। लेकिन जो यहाँ पर सल्यूट है ना, ये सल्यूट नहीं आता है, यहाँ पर आएगा सल्यूटेशन, SALUTATION, सल्यूटेशन, सल्यूटेशन देगा वो अपना, ऑफर सल्यूटेशन टू द लॉर्ड, लॉर्ड को नमन करेगा, राइट, सल्यूट नहीं होगा, सल्यूटेशन होगा इसका सही है, SALUTATION। तो आप इस वर्ड को ठीक करेंगे, तो सल्यूटेशन, सल्यूटेशन, राइट, ये होगा इसमें सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखिए क्या बात हो रही है, इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग, तो यहाँ पर अगर आप वर्ब ढूंढे, इट क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है हमारा, प्लीजेंट मॉर्निंग के लिए आया है। अब प्लीजेंट मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारा यहाँ पर नाउन हो गया। आई डिसाइडेड, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन, स्पीकर के लिए, आई डिसाइडेड टू गो आउट, गो आउट ऑन वॉकिंग। अब वॉकिंग को अगर हम एज अ वर्ब लें तो यानी ये काम किया जा रहा है, यानी वो चाल चल रहा है। तो अगर वॉकिंग को हम वर्ब मान लें, टू गो आउट ऑन वॉकिंग का अर्थ हो जाएगा टहलना जारी है। लेकिन यहाँ पर टहलना जारी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये टहलना जारी नहीं है, वो उसने विचार किया कि वॉक पे चला जाए, है ना, वॉक पे चला जाए, तो ऑन वॉकिंग नहीं होगा, गो आउट ऑन वॉक, सही वर्ड नाउन होगा ऑन वॉक, ये हमारा एज अ नाउन होगा। यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा वो होगा वॉक, राइट, ये हमें याद रखना है आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउअडेज द एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज अमंग अर्बन चिल्ड्रन इज ऑन द राइज। नाउअडेज, अभी के दिनों की बात हो रही है, द एक्सीडेंट्स, अब ये क्या है, हमारा नाउन है, ऑफ एक्सीडेंट्स किसके, डायबिटीज के, अमंग अर्बन चिल्ड्रन, ये हमारा आ गया नाउन, इज ऑन द राइज, ये भी नाउन है, बढ़ने पे लग रहे हैं। तो एक्सीडेंट क्या होता है, पहले आप एक्सीडेंट में फर्क समझें और फिर इंसिडेंट में फर्क समझें। ये हो गया एक्सीडेंट, फिर एक होता है हमारा इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा, ठीक है, और इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो कोई रिपोर्ट है या फिर वो कोई बढ़ रही है, उसके लिए हम इंसिडेंट्स यूज करते हैं। तो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स में आपको फ़र्क पता चला। एक और फ़र्क से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं ये अनइंटेंशनली होते हैं लेकिन ये हार्म करते हैं, ये हार्म करते हैं, और इंसिडेंट्स को हम घटनाएं बोलते हैं लेकिन ये अनइंटेंशनली होती है, ये हार्म नहीं करते। बट यहाँ पर आप सही वर्ड देखिए, क्या यहाँ पर एक्सीडेंट होगा, नहीं, अगर आप आप क्या बढ़ रहे हो, आप बात कर रहे हो कोई नंबर को बढ़ना, कोई सडन नंबर या किसी राइज आना, समथिंग विच इज राइज, ऑन राइज, और या फिर किसी में नंबरों में इजाफा होना, इंक्रीज इन द नंबर, उसके लिए सही वर्ड होता है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना या कोई नंबर का बढ़ना, तो उसके लिए हम सही वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर क्या वर्ड होगा, इंसिडेंट्स, तो एरर यहाँ पर होगी बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर होगी, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इंसिडेंट्स। तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी जगह पे हम सही वर्ड यूज करेंगे इंसिडेंट्स। तो इंसिडेंट्स यहाँ पर हमारा सही वर्ड आ जाएगा, इंसिडेंट्स हमारा यहाँ पर सही वर्ड हो गया, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज जस्ट नो इनफ टाइमिंग इन माई जॉब टू सिट अराउंड टेकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। तो ये बात कर रहा है टाइमिंग की, तो ये बोल रहा है देयर इज जस्ट नो इनफ टाइमिंग,
तो यहाँ पर अगर आप बात करें, हमें नाउन में एरर फाइंड करनी है, तो देयर इज नो जस्ट इनफ। अब देयर क्या, इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसके लिए बात कर रहा है, क्या नहीं है उसके पास, टाइमिंग की बात कर रहा है, किसमें, इन माई जॉब, किस बात के लिए, सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर, राइट। तो अगर आप यहाँ बोल रहे नो इनफ, इनफ क्या, टाइमिंग नहीं होता है, टाइम होता है, उसके पास टाइम नहीं है, देयर इज नो जस्ट इनफ टाइम, तो यहाँ पर टाइमिंग नहीं होगा, यहाँ पर सही वर्ड होगा टाइम, उसके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, यहाँ पर सही वर्ड होगा टाइम, टाइमिंग नहीं होगा, टाइम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन कंट्री should not be the basic for rejecting the possibility of export industry। और इसके बाद हमें बताना है ये क्या सही है, इसमें क्या गलत है। द नॉन अवेबिलिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन अवेबिलिटी की बता रहे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्या, अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन अ कंट्री शुड नॉट बी द बेसिक, बेसिक नहीं होता, बेसिस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिस होगा, बेसिस, उसको इस बात पे, नॉट बेसिस फॉर द रिजेक्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंट्री। तो बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है कि मतलब कोई बात हमारी प्राइमरी हो, उसको हम बेसिक बोलते हैं, लेकिन बेसिस होगा इस आधार पर कि उसको रिजेक्शन इस आधार पर नहीं करना चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, तो इसमें यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा बेसिस। तो यहाँ पर बेसिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेसिस, राइट। नेक्स्ट, ग्रेजुअल नॉइस over a long period may have just as harmful effect as loud or sudden। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे gradual noise over a long period, कोई ग्रेजुअल नॉइस अगर आप ज़्यादा सुनते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, समथिंग विच इज़ अफेक्टेड, एक होता है इफेक्टेड, एक होता है अफेक्टेड। तो यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट होगा उसका, वो अफेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, या तो आप किसी के द्वारा अफेक्ट किए जाते हो और या किसी का इफेक्ट छोड़ा जाता है, राइट। तो किसी घटना के बाद मान लीजिए कहीं पर अब कोई घटना घटे थी, कोविड-19 का जब इफेक्ट हुआ, पोस्ट कोविड-19 उसका इफेक्ट था, उसके इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो यहाँ पर होगा, और उसने अफेक्ट किसको किया वो अलग बात है, उस घटना को किसने सहा और उसके बाद उस घटना का क्या प्रारूप निकला, तो यहाँ पर अफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इफेक्ट होगा, तो सही आंसर होगा इफेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में आप क्या सीखेंगे, प्रैक्टिस में आपको ये सीखना है कि हमें पूरे जो रूल्स हैं वो याद है, नाउन के टाइप्स याद हैं और किस तरीके से हम सेंटेंस के अंदर नाउन का पता करते हैं। अगर आप नाउन पता कर पाएंगे तो नाउन के साथ जो अदर वर्ड्स हैं उनको भी यूज़ कर पाएंगे। नाउन के साथ जो वर्ब आ रही है, क्या वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, इस तरीके से अगर नाउन हमें लिया है तो वो नाउन क्या उस सेंटेंस में सही बात को दर्शाता है, उसकी वजह से क्या कोई और बात आएगी या वही बात आएगी, इस बात में हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।